हाय वेलकम। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, गुड। सो विल स्टार्ट दो वेरी फ्यू। हम स्टार्ट करेंगे और हम देख रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। हमने इसके पहले भी क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप लेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 52 वो बोलता है। आर्टिकल 53 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाने चाहिए। तो जितने भी बायलैटरल रिलेशंस होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। थर्ड, हमने ये भी देखा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करते हैं। प्रेसिडेंट को अगर सेलेक्ट करना हो, इलेक्ट करना हो, तो उसके इलेक्शंस को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ कंडक्टिंग प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमने ये देखा था सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है। तो सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि हर इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सारे मेंबर्स को एक एक सीट दिया जाता है। जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, उनका नाम उसमें होता है उस सीट में, और उनको बस प्रेफरेंस देना होता है कि 1 2 3 4 5 6, लाइक जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको प्रेफरेंस देना पड़ता है, और ये नंबरिंग करना पड़ता है। तो एक कैंडिडेट, एक पर्सन, एक आदमी, हमारे पास अगर हम वोट करते हैं तो हम एक ही बार वोट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंगल वोट है। हम अगर 18 ईयर्स के हो जाते हैं और हम लोकसभा के मेंबर्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ही वोट का ऑप्शन होता है, हम एक ही बार वोट कर सकते हैं। लेकिन इनके पास प्लूरल वोट होता है, प्लूरल वोट सिस्टम। इनके पास प्लूरल वोट सिस्टम होता है। ये अपने प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब जितने भी उनको प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे वो प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। कि सपोज ए, मैंने उस दिन भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल देकर के बताया था कि अगर ए बी सी डी ई एफ इतने लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक्स वाई जेड एक पर्सन है, एक आदमी है जिसको वोटिंग देना है। ठीक है, वोटिंग देना है, ये क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। ये प्रेफरेंस देगा कि मेरा मेरा पहला प्रेफरेंस ये है, फर्स्ट पर्सन में मैं इसको देता हूँ, अगर चुना जाएगा तो पहला प्रेफरेंस ये होगा, या फिर दूसरा प्रेफरेंस ये होगा, तीसरा प्रेफरेंस ये होगा, फोर्थ प्रेफरेंस जो होगा ये होगा, फिफ्थ प्रेफरेंस होगा ये होगा, सिक्स प्रेफरेंस होगा ये होगा। इसी तरह जितने भी लोग हैं, जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी पर्सन हैं, वो सारे इसी तरह प्रेफरेंसेस देंगे। और अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट काउंटिंग में, फर्स्ट काउंटिंग में कोई अगर कोटा तक से अरेंज कर लेता है, कोटा होता है, कोटा मीन्स नंबर ऑफ वोट्स, उतना उनको अरेंज करना है सो दैट दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज विनर। तो अगर कोटा उतना सेलेक्ट करना है, उनको कोटा तक पहुंचना है, अगर फर्स्ट काउंटिंग में ही कोई अगर कोटा तक पहुंच जाता है तो दैट पर्सन इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। और अगर फर्स्ट काउंटिंग में नहीं होता है, फर्स्ट काउंटिंग में कोटा तक नहीं पहुंचता, या कोटा पूरा नहीं हो पाता है, उतना नंबर ऑफ वोट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, तो फिर सेकेंड काउंटिंग होता है। सेकेंड काउंटिंग होता है, लेकिन सेकेंड बार ऑलरेडी, सेकेंड काउंटिंग के लिए ऑलरेडी प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो जो जो लोगों ने, जो सबसे लास्ट में वोट आए ना, जिसका वोट सबसे कम आएगा सेकेंड काउंटिंग में,
दो काम होगा। पहला एक काम ऐसा होगा कि जिसका सबसे कम वोट आएगा, लेस नंबर ऑफ वोट्स, जिसने लेस नंबर ऑफ वोट सिक्योर किया है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये एलिमिनेट हो जाता है, जो कम वोट सिक्योर करता है वो एलिमिनेट हो जाता है, और इसके लेस नंबर ऑफ जो पर्सन था, इसके वोट जो हैं, इसका सेकंड प्रेफरेंस में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकंड प्रेफरेंस जिसने जिसने दिया होगा वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके नंबर के, इसके प्रेफरेंसेस में, क्योंकि फर्स्ट काउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, और सेकेंड काउंटिंग में जो सेकेंड प्रेफरेंसेस जितने लोगों ने इनको दिया है उन सारा का इसमें ऐड हो जाएगा, सबका इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर सेकेंड काउंटिंग में अगर कोटा पूरा हो जाता है, देन द पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और सबके पास सीक्रेट बैलेट होता है, एक पेपर दिया जाता है, सीक्रेटली उनको एक बॉक्स में डालना पड़ता है प्रेफरेंस दे करके, तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम से होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये लास्ट में जो वोट ट्रांसफर होता है, एक वोट सबके लिए, जो लास्ट मेंबर का वोट होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट, ये होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का तरीका। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का सिस्टम ऐसा होता है, राइट। तो इसके पहले में हमने बहुत इलेबोरेट करके डिटेल से डिस्कस किया है इसके पहले वाले क्लासेस में, वो यूट्यूब में आ जाएगा क्लासेस, एंड आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 54 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो मैनर ऑफ इलेक्शन भी हो गया। उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस देखते हैं। आर्टिकल 56 बोलता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो टर्म्स का मतलब होता है ड्यूरेशन, समय। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म जो होता है वो 5 इयर्स का होता है। कोई भी अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसको 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट होना पड़ता है। ठीक है, 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट होना पड़ता है। और इनको सैलरी कितना मिलता है, सैलरी कितना मिलता है इनको, वेरी रिसेंटली इनके सैलरी प्रेसिडेंट के सैलरी को अमेंड किया गया है। और पहले 1.5 लाख था, 1,50,000 पहले था, 1.5 लाख पहले था, लेकिन अब जो है इनका सैलरी जो है ये 5 लाख के करीब है, 5 लाख। तो एक प्रेसिडेंट का सैलरी जो होता है वो 5 लाख होता है। ठीक है, और ये फिनांस एक्ट है हमारे यहाँ, उस एक्ट से ही इनकी सैलरी डिक्लेयर होती है। इनके एक्ट से उनकी सैलरी को काउंट किया जाता है कि कितना उनकी सैलरी को दिया जाएगा। अगर इनकी सैलरी को बढ़ाना पड़े, प्रेसिडेंट की सैलरी को अगर बढ़ाना पड़े, तो इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा, फिनांस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो रिसेंटली 2018 में इसको अमेंड किया गया और इनकी सैलरी को बढ़ा करके 5 लाख किया गया 2018 में, राइट। तो फिनांस एक्ट है जिससे प्रेसिडेंट की सैलरी सेलेक्ट होती है, डिस्कस की जाती है। ओके, आप बस इतना ही याद रखिए कि 5 लाख उनकी सैलरी है और फिनांस एक्ट से उनकी सैलरी डिस्कस की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सपोज अगर प्रेसिडेंट नहीं हो, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर नहीं हो या कहीं छुट्टी में हो या उनकी डेथ हो गई हो, डिमाइस हो गई हो, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, तो इस कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट का जगह खाली होता है तो हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये प्रेसिडेंट का काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है। तो प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होने पर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट का काम करता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अगर ये दोनों नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी खाली है, तो फिर प्रेसिडेंट का काम कौन देखेगा? कोई आइडिया है? तो हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनका काम होता है प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस को डिलीवर करना। तो अगर हमारे पास प्रेसिडेंट भी नहीं हो और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तो प्रेसिडेंट का काम अगर कोई करेगा तो वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया में हिस्ट्री में एक ही बार ऐसा समय आया है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिलीवर किया हो या प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाया हो, डिस्चार्ज किया हो, सिर्फ एक बार, वंस इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। उनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह सिर्फ एक बार इन्होंने प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज की थी। कब? जुलाई 20, 1969 टू अगस्त 20, 1969। सो 1 मंथ के लिए था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, तो जुलाई 20, 1969 टू अगस्त 20, 1969 सिर्फ एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह who discharged his duties as the President of India from July 20th, 1969 to August 20th, 1969। ये पहला फैक्ट आप याद रखिए। अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो पहला फैक्ट हम यहाँ पर बताया कि प्रेसिडेंट अगर नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी को करता है। अगर ये प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ऐसा है जो इन दोनों के अब्सेंट में, ये दोनों में कोई पोस्ट नहीं है, दोनों पोस्ट खाली हैं, तो इन दोनों के अब्सेंटीज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है। प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस, ड्यूटीज वो निभाता है, वो डिस्चार्ज करता है। राइट। फर्स्ट हिस्ट्री में हमारी इंडिया में एक ही बार ऐसा हुआ जब जस्टिस, कोई एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को डिस्चार्ज किया था या प्रेसिडेंट की ड्यूटी की थी। ठीक है। तो प्रेसिडेंट एम हिदायतुल्लाह का दो फंक्शंस था। इन्होंने एक बार तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी निभाई थी। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह 1 मंथ के लिए डिस्चार्ज his duty as the president of India। सिर्फ 1 महीने के लिए उन्होंने अपनी ड्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डिस्चार्ज। फिर एक बार और हुआ था जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जब ये वाइस प्रेसिडेंट की भी ड्यूटी इन्होंने निभाई है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी इन्होंने किया था इन अक्टूबर 1982 में। इन अक्टूबर 1982 में वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाई थी। ठीक है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एज अ वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हुए भी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था। रोल प्ले नहीं किया था, सही में रोल ये किया था, ड्यूटी डिस्चार्ज किया था। दैट इज इन अक्टूबर 1982। यानी कि प्रेसिडेंट पहले बने थे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने थे। राइट। तीसरी बात, तीसरा फैक्ट है, आपको ये याद रखना है कि आज तक सिर्फ 2 बोलते हैं दलित प्रेसिडेंट हुए हैं। तो फर्स्ट एवर दलित प्रेसिडेंट जो थे वो थे KR नारायणन। अब दलित कौन है वो आपको पता है, उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फर्स्ट एवर दलित प्रेसिडेंट जो थे वो KR नारायणन थे। एंड सेकेंड दलित प्रेसिडेंट जो थे वो कौन है अभी जो हैं? रामनाथ कोविंद।
ही इज द सेकेंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? बोलो बोलो। प्रतिभा पाटिल। यस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं लड़ा, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा और वो जीत गए। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और वो जीत गया। सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पर्सन हु won president election, who won the election as election of president. As an independent candidate, और उनका नाम था वीवी गिरी। उनका नाम था वीवी गिरी। और एक हिस्ट्री में एक ऐसे भी इंसिडेंट हुआ, इस हिस्ट्री में एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि सिर्फ एक ही आदमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और वो बिना किसी, वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ। सो दैट वाज नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, ये 1977 में इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे, तो इनके अगेंस्ट में कोई इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हुआ, तो ही वाज डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। तो प्रेफरेंस किसी का था ही नहीं, नंबर 1 प्रेफरेंस यही थे सबके, और ये एक बार में ही इलेक्शन ये जीत गए। ठीक है, वंस ओनली। क्यों सर? ड्यू टू रिस्पेक्ट, लोग इनको पसंद करते थे, सीनियर पॉलिटिशियंस थे, रिस्पेक्ट करते थे, इनकी अचीवमेंट अच्छी थी नीलम संजीवा रेड्डी की, ये अच्छे एक क्या बोलते थे पॉलिटिशियंस या फिर लोगों के मसीहा माने जाते थे, और इन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए लोग इनको पसंद भी करते थे। तो कोई पॉलिटिशियंस इनके आगे खड़ा ही नहीं हुआ, दे ऑल रिस्पेक्टेड, और इनको इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने दिया इनको। गॉट द पॉइंट? अभी क्वालिफिकेशंस, प्रेसिडेंट होने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? 10th पास होनी चाहिए, IIT होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर MBBS होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आर्टिकल 58 ये क्वालिफिकेशंस के बारे में बोलता है कि एनीवन हु इज कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी possessing the following qualities और qualifications। तो पहला क्वालिफिकेशन जो है, he must be इंडियन सिटीजन, he must be इंडियन सिटीजन, ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और दूसरा है उसका एज जो होना चाहिए वो 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स, 35 ईयर्स, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि लोकसभा में जो हम जिसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। वो मेंबर होना मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए कि लोकसभा का मेंबर बन सके। तो ही क्वालिफाइड इनफ टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा।
क्वालिफाइड इनफ टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर होने के लिए वो उतना क्वालिफाई होना चाहिए, तभी उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनाया जाए, इलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, he must not hold any office of profit under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो अगर कोई दूसरे जॉब में है तो इलेक्शन जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल करेगा उस दिन उसको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन करने के बाद ही वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, रिजाइन करने के बाद ही। तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट में वो होना नहीं चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कहीं से उसको इनकम, उसका इनकम कहीं से जनरेट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में हो, उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। देन ओनली वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए अरेंज कर सकता है, हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है। देन ओनली ये 4 एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए। तो इंडियन सिटीजन 35 इयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड इनफ टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक कहानी है, जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी व्हेन ही वाज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस, तो जो वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन थे वो उनके मेंबर थे उस समय। वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के उनके मतलब प्रेसिडेंट होने से पहले ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो उनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे उनका नाम था पीए संगमा। पीए संगमा एक रिनॉन्ड पर्सनालिटीज लीडर हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्या मणिपुर, ये मेघालय से ये बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने उनके अगेंस्ट में वो खड़े हुए थे, बट प्रणब मुखर्जी किसी भी तरह उनको लगा, मतलब पीए संगमा को लगा कि प्रणब मुखर्जी ने वो जो वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वहां पर पहले रिजाइन किया नहीं और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो उनको लगा कि वो वहां पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होल्ड किए हुए हैं और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो जब प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, प्रणब मुखर्जी को जब प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, तो पीए संगमा क्या किया, पीए संगमा ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए। पीए संगमा सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी व्हेन ही वाज फाइलिंग नॉमिनेशंस फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ही वाज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज द वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक कोई ऑफिस वहां पर होल्ड करके थे, वट एवर द ऑफिस, बट उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर थे और उन्होंने इलेक्शन फाइट किया था। तो कोई भी डिस्प्यूट हो, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज की जा सकती है और किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी और कोर्ट में नहीं की जा सकती उनके खिलाफ। हम कंप्लेन नहीं कर सकते, कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ कंप्लेन जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन होगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। पीए संगमा वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट डिड इनफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगा कि नहीं, पीए संगमा वाज मिसलेड, इनको गलत फहमी हो गई थी कुछ। तो प्रणब मुखर्जी, ही ऑलरेडी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको लगा कि प्रणब मुखर्जी वाज नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हिज इलेक्शन वाज फेयर इनफ, है ना, तो उनका इलेक्शन फेयर इनफ था, तो उनके इलेक्शंस को उन्होंने वैलिड कर दिया और प्रणब मुखर्जी रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years and retired after that. And after retirement, the current president of India, अभी जो रामनाथ कोविंद है, उनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड उसके बाद प्रणब मुखर्जी का डिमाइज भी हो गया, सडन डिमाइज भी हो गया उनका, तो दैट इज डिफरेंट इशू।
तो ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्ड करने का। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट हैं, अगर आप उस कोई भी पर्सन अगर उस पोस्ट में है तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को नहीं कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कुछ पोस्ट हैं जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट किया जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट किया जाता है, जैसे असिस्टिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप ऑलरेडी पहले से प्रेसिडेंट हैं, अगर आप पहले से प्रेसिडेंट हैं या फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको यहां से रिजाइन करना पड़ेगा। देखो, एक अगर कोई एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है, या एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी, ये 3 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नहीं सॉरी, 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो ये आप बन सकते हैं, दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। पहले आपको इस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद अगर आप इलेक्ट होते हैं, देन यू कैन बी द प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर आप किसी पोस्ट में हैं, प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप किसी स्टेट के गवर्नर हैं, अगर आप किसी स्टेट के गवर्नर हैं, यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रखा गया है। और अगर आप कोई भी मिनिस्टर हो, मिनिस्टर इन एनी ऑफिस, मिनिस्टर या फिर यूनियन में हो, या फिर आप यूनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो या स्टेट में मिनिस्टर हो, यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। आप इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू रिजाइन इट। आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। और अगर कोई भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, फाइट नहीं कर सकता है, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद फिर रहता कहाँ है? तो प्रेसिडेंट को एक बहुत बड़ा बंगलो दिया जाता है रहने के लिए, दैट इज, हम उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद कहां जाता है? प्रेसिडेंट हाउस में जाता है। और ये प्रेसिडेंट हाउस में टोटल 340 रूम्स हैं। टोटल 340 रूम्स हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जितने भी ईयर, हमारे एक साल में 300 कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं 1 ईयर में। तो वो हर दिन अलग अलग कमरों में रह सकते हैं, उतने रूम्स हैं वहां पर। तो हर दिन के लिए उनके लिए अलग कमरा होता है। ऐसा होता नहीं है, एक ही कमरे में रहते हैं, बट इट इज बिंग सेड कि हर दिन वो अलग अलग कमरे में रह सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट हाउस जो जो है, ये जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उस समय ही ये प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया था। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो उस समय जो ब्रिटिश के वाइसरॉयज होते थे, ब्रिटिश के जो वाइसरॉय होते थे वो यहाँ पर रहते थे, इस प्रेसिडेंट हाउस में रहते थे। ठीक है, ब्रिटिश के जो वाइसरॉय थे वो प्रेसिडेंट हाउस में रहते थे। जब ब्रिटिशर्स चले गए, हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, जब वो यहाँ से चले गए, तो
वो हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के लिए दे दिया गया, प्रेसिडेंट वहां पर करते हैं। और इस हाउस का जो डिजाइन है, या फिर हम उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जिन्होंने डिजाइन किया, जिन्होंने बनाया है, उसका नाम था एडविन लैंडसियर ल्यूटियंस। एडविन लैंडसियर ल्यूटियंस ये आर्किटेक्ट थे जिन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को डिजाइन किया है। ये ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो हमारे पार्लियामेंट को भी डिजाइन किया है। अभी जो हमारा पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट जो है, तो उन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है, तो इसको दिल्ली को, इसलिए दिल्ली को ल्यूटियंस दिल्ली भी बोला जाता है। तो दिल्ली में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके सारे के आर्किटेक्ट जो हैं यही हैं, एडविन लैंडसियर ल्यूटियंस, ईएल ल्यूटियंस। तो दिल्ली को ल्यूटियंस दिल्ली बोला जाता है, ल्यूटियंस सिटी या फिर ल्यूटियंस दिल्ली। ठीक है, पार्लियामेंट भी उन्होंने डिजाइन किया है। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पुराने हैं जो ब्रिटिश के समय से चले आ रहे हैं, उस समय से डिजाइन किया जाता है। तो बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है वही भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। सो he is entitled to live in this house, in this president house. He is entitled to live in the president house without any payment, without any payment। बिना पेमेंट का उस हाउस में वो रह सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। ठीक है, ऑफिशियल रेसिडेंस के लिए उस जगह को, प्रेसिडेंट हाउस को ऑफिशियल रेसिडेंस के लिए वो यूज कर सकता है। तो ये अगर प्रेसिडेंट, आप कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, या अगर आप कभी फ्यूचर में बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यू हैव टू, आपको यहाँ रहने का परमिशन होगा और उसको ऑफिस की तरह यूज करने का परमिशन होगा। और इतना बड़ा एरिया है, टोटल जो एरिया है उसका फ्लोर एरिया अगर हम देखें तो 200,000 स्क्वायर फीट में वो फैला हुआ है। 200,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो हाउस जो बना हुआ है ऑलरेडी स्टोन ब्रिक्स, बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स और स्टील के पिलर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट हाउस, इतने एरिया स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और वहां पर प्रेसिडेंट कोई जो भी इलेक्ट होता है उसको फ्री में रहने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अभी तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं हमारे इंडिया में टोटल प्रेसिडेंट? अभी ये जो रामनाथ कोविंद है, ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद? आप में से कोई बता सकता है? अभी तक टोटल इंडिया में 18th प्रेसिडेंट हो चुके हैं। 18th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुके हैं अभी तक इंडिया में। तो अगर हम अभी अभी जो प्रेजेंट में है वो रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद है। इनके पहले जो थे प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी थे इसके पहले। उनके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसको बोलते हैं। उसके पहले अब्दुल कलाम आजाद, के आर नारायणन। उनके पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उनके पहले आर वेंकट रमन थे। उनके पहले एम हिदायतुल्ला थे, जो एक बार प्रेसिडेंट और एक बार वाइस प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसके लिए इसलिए उनको भी काउंट किया गया। उनके पहले जो थे इमरजेंसी के समय में, या इमरजेंसी से पहले जो थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह। जब इमरजेंसी से पहले ज्ञानी जेल सिंह थे, इमरजेंसी के बाद, सॉरी, इमरजेंसी के बाद ज्ञानी जेल सिंह थे। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी थे। नीलम संजीवा रेड्डी इलेक्शन इमरजेंसी के बाद उनको इलेक्ट किया गया था।
बीडी जत्ती थे, बीडी जत्ती। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, जो इमरजेंसी के समय ही उनको सिलेक्शन हुआ था। वीवी गिरी जो थे वो इमरजेंसी के समय में थे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जब प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उस समय, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो उस समय थे। उसके पहले वीवी गिरी एक और थे। वीवी गिरी ऐसे हैं जो 2 बार हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीवी गिरी 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए हैं। और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वीवी गिरी से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीवी गिरी ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जिनको 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट किया गया था। वीवी गिरी was elected as the president of India for 2 times। वो हमेशा याद रखिए आप, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे वो, ठीक है। तो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शंस कैसे होता है और क्वालिफिकेशंस क्या होती है उनकी, ठीक है। तो हमने अभी ये जो डील किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कहाँ गया, हाँ ये टेबल। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो हमने डील किया, तो हमने आर्टिकल 53, 54, 55, 56 टर्म्स ऑफ ऑफिस भी देख लिए। फॉर 5 इयर्स होता है। क्वालिफिकेशंस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके बाद कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ कंडीशंस होते हैं। व्हाट आर दोज कंडीशंस? आर्टिकल, अच्छा उसके पहले हम चलते हैं उनके पावर्स के ऊपर, ठीक है। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ पावर्स होते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, उनके पावर्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। उनके पास कौन कौन से पावर होते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन कौन से पावर होते हैं? एक मेनली अगर हम उसको क्लासिफाई करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर को अगर हम क्लासिफाई करें, तो मेनली 7 तरह के पावर्स उनके पास हैं। 7 तरह के पावर उनके पास होते हैं जो प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें टोटल, ठीक है, तो प्रेसिडेंट enjoys 7 types of powers। First is executive power। हम इसको अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर। हम पहले उसको इन्यूमरेट कर लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड इज फिनेंशियल पावर, फोर्थ इज जुडिशियल पावर, फिफ्थ डिप्लोमेटिक पावर्स, सिक्स्थ मिलिट्री पावर्स,